सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फिजियान ने हनी को मौत की सजा दे दी थी। वान चाओ ने उन्हें कहा था कि अगर हनी को इतनी सी बात के लिए मौत की सजा दी गई तो हमारी जू फैमिली जेन जुआन सोर्ड सेट के खिलाफ हो जाएगी और पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनकर फिजियान ने हनी को मारने के बजाय जिंदगी भर रिफ्लेक्शन केव में बंद कर दिया था। लेकिन इस चीज से फेंग भी खुश नहीं थी। वो हनी को मौत की सजा देना चाहती थी, पर फिजियान जू फैमिली को नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हनी को कैद कर दिया था। लूडो ने कीतियान को बताया था कि ट्रायल के वक्त वान चाओ मेरा दोस्त बन गया था और अभी उसका बेटा कैद में है। अगर हमने वान चाओ को अपनी तरफ कर लिया तो हम लुयांग को आसानी से मार सकते हैं। कीतियान ने लूडो को वान चाओ के पास भेज दिया था। लूडो को देखकर वान चाओ ने अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन लूडो की बात सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए मान गया था। फिर अब हम लूडो को देखते हैं। वो वान चाओ से कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे और लुयांग को मारे वाले कर दोगे तो डांगिंग डायनेस्टी फिजियान को मारने में तुम्हारी मदद करेगी। उसके मरने के बाद तुम्हारे बेटे हनी की जान बच जाएगी और तुम जेन युआन सोर्ड सेट के लीडर बन जाओगे। इसके अलावा फिजियान की डेथ से तुम्हारी जू फैमिली को भी बहुत फायदा होगा। ये सब बातें सुनकर वान चाओ सोचता है कि हनी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से फिजियान जू फैमिली पर नजर रख रहा है और अब वो हमारी फैमिली के लोगों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा है। अगर वो हमारी फिक्र ही नहीं कर रहा है तो अब उसका साथ देने से फायदा क्या है। बेहतर होगा कि मैं डांगिंग डायनेस्टी का साथ दूं, इससे मेरे बेटे की जान भी बच जाएगी और मैं सेक्ट लीडर भी बन जाऊंगा। ये सब बातें सोचकर वान चाओ लूडो से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, फिजियान को हमारी फैमिली की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ हमारे पावर का यूज कर रहा है। मैंने इतने सालों तक सोर्ड सेट का साथ दिया पर फिर भी उसने मेरे बेटे की एक छोटी सी गलती माफ नहीं की। अब उसका साथ देने से कोई फायदा नहीं है। मैं डांगिंग डायनेस्टी का साथ दूंगा और लुयांग को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर लूडो खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं डांगिंग डायनेस्टी में जाकर गॉड किंग कीतियान को इसके बारे में बता देता हूँ और हम जल्दी सोर्ड सेक्ट पर अटैक करेंगे, इसीलिए तुम तैयार रहना। ये कहकर लूडो एक स्पेल की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वान चाओ सेक्ट लीडर बनने वाला था, इससे वो बहुत खुश होता है। कुछ वक्त बाद वान चाओ अपने दो साथी इमोर्टल्स को अपने पास बुलाता है जिनका नाम ब्लैक वल्चर और एरहू था। वान चाओ उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों को मुझसे कोई तकलीफ है या तुम मुझसे नफरत करते हो। ब्लैक वल्चर कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमें आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम आपसे नफरत भी नहीं करते, बल्कि आपकी वजह से तो हम दोनों जिंदा बच पाए हैं, वरना मून गॉड सेक्ट के लोग हमें बहुत वक्त पहले मार देते। हम दोनों आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। एरू कहता है कि अगर आप नहीं होते तो हम बहुत बुरी मौत मारे जाते। आपकी वजह से हम एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। आपके इस एहसान को चुकाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वान चाओ कहता है कि तुम दोनों से एक बहुत ही जरूरी काम करवाना है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगे मैं तुम्हें सोर्ड सेट से सही सलामत बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद तुम दोनों को गुलाम बनकर नहीं जीना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। इसके अलावा मैं तुम्हें टॉप क्वालिटी के 100 डिवाइन स्टोन्स भी दूंगा। क्या तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो। यह सुनकर ब्लैक वल्चर और एरू खुश हो जाते हैं। ब्लैक वल्चर कहता है कि आपने हमारी बहुत मदद की है और अब आप हमें यहाँ से जाने भी दे रहे हैं, इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो बताइए हमें क्या काम पूरा करना है। वान चाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लुयांग को किडनैप करके जेन युआन सोर्ड सेट से बाहर लेकर जाओ। जैसे तुम अपना काम पूरा कर दोगे मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा जहाँ पर कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। एरू कहता है कि अब आपको लुयांग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वक्त में हम दोनों उसे पकड़कर सोर्ड सेक्ट से बाहर ले जाएंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। ये कहकर ब्लैक वल्चर और एरू वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम फेंगबी को देखते हैं। उसे अपनी मास्टर जीवन की बात याद आती है जिसमें वो कह रही थी कि लुयांग ने सोर्ड सेट के लिए हम लोगों को तुम्हारे पॉइजन से इन्फेक्ट होने के बारे में बताया था ताकि सेक्ट में फाइट शुरू ना हो जाए। अगर सब लोग तुम्हारी तरह बिना कुछ सोचते समझे गुस्से में आकर गलत फैसला लेने लगे तो हमारा जेन युआन सोर्ड सेक्ट बहुत वक्त पहले बर्बाद हो जाता। लुयांग ने एकदम सही फैसला लिया है पर तुमने उसे गलत समझा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे माफी मांगो। ये सब बातें याद करके फेंग भी सोचती है क्या
आखिरकार सब लोग लुयांग की तरफदारी क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने मेरी इज्जत की फिक्र भी नहीं की और सब लोगों को पॉइजन के बारे में बता दिया। अब मास्टर के कहने पर मुझे उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। अचानक फेनबी को कुछ अजीब फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन तभी एरू अपनी पावर से फेनबी को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। वो ब्लैक वल्चर के साथ वहाँ आता है। वो कहता है कि स्वॉर्ड सेट की फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत वक्त से उनसे मिलने के बारे में सोच रहा था और आखिरकार आज मुझे वो मौका मिल ही गया। ये कहकर वो फेंगबी को टच करने लगता है, मगर ब्लैक वल्चर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि हम लुयांग को किडनैप करने के लिए यहाँ आए हैं, तो आखिरकार तुम बिना वजह इस स्टूडेंट को परेशान क्यों कर रहे हो? अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी और हो सकता है कि लुयांग भी यहाँ से भाग जाए। इसीलिए सब बेवकूफी करना बंद करो और काम पर ध्यान दो। एरू कहता है कि लुयांग सिर्फ 9th लेवल के ओनली गॉड है, तुम बिना वजह उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो। अगर उसे हमारे बारे में पता भी चल गया तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लैक वल्चर कहता है कि कुछ भी हो जाए पर हमें लुयांग को जिंदा पकड़ना है, इसीलिए सब बेवकूफी करना बंद करो और उसे पकड़ने पर ध्यान दो। यह कहकर वो लुयांग को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी लुयांग अपनी 2 गोल्डन पपेट से उन दोनों पर अटैक कर देता है। ब्लैक वल्चर अपने स्नेह की मदद से एक गोल्डन पपेट को पकड़कर उसे खत्म कर देता है। एरू अपने हैमर को एक्टिवेट करके दूसरे गोल्डन पपेट से फाइट करने लगता है। इसका फायदा उठाकर लुयांग फेंगबी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम बस चुप रहना और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लुयांग फेंगबी को नॉर्मल करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, पर हेरू का मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से लुयांग पीछे हट जाता है। ब्लैक वल्चर को लुयांग के बारे में पता चल जाता है और वो अपने बहुत सारे स्नेक से लुयांग पर अटैक कर देता है। लुयांग अपने स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उसके अटैक को रोकता है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। एरू अपने हैमर की मदद से दूसरे गोल्डन पपेट को भी खत्म कर देता है। वो ब्लैक वल्चर से कहता है कि तुम्हें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना अगर इस एनर्जी को देखकर स्वॉर्ड सेट के लोग यहाँ गए तो हम बचकर नहीं भाग पाएंगे। ब्लैक वल्चर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही वक्त में इसे हरा दूंगा और हम इसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। ये कहकर वो हर तरफ ब्लैक स्मोक कर देता है। लुयांग सोचता है कि स्नेक से अटैक करने वाला सेकंड निर्वाणा इमोर्टल और हैमर वाला फर्स्ट निर्वाणा इमोर्टल है। इन्हें हराने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा, वरना मैं फेंगबी को नहीं बचा पाऊंगा। एरू अपना हैमर लेकर लुयांग पर अटैक करने के लिए जाता है। लुयांग अपनी गोल्डन पपेट से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एरू अपने एक ही अटैक में पपेट को दूर कर देता है। लुयांग अपने 2 क्लोन्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनके साथ मिलकर स्वॉर्ड स्लैश से एरू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एरू को काफी तकलीफ होती है और लुयांग के अटैक की वजह से वो दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इससे ब्लैक वल्चर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने स्काई सोलोविंग डीमन वल्चर को एक्टिवेट कर लेता है। लुयांग अपने क्लोन के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। एरू को होश आ जाता है। वो लुयांग से कहता है कि तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने हैमर से लुयांग पर अटैक कर देता है। लुयांग की हालत देखकर फेंगबी को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से एरू की मैजिक फेल हो जाता है और फेंगबी नॉर्मल हो जाती है। एरू लुयांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन फेंगबी तेजी से जाकर एरू और ब्लैक वल्चर दोनों पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जिससे एरू की डेथ हो जाती है और ब्लैक वल्चर की हालत खराब हो जाती है। अचानक फेंगबी को भी चक्कर आने लगते हैं, तो लुयांग उसे संभालता है। फेंगबी उससे पूछती है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था, पर लुयांग को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ब्लैक वल्चर को उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने वल्चर फेदर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर अपने 4 क्लोन्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी मदद से अपनी 4 इमेज होली स्पीड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो अपने ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, फिनिक्स और टर्टल को एक साथ कंबाइन करके ब्लैक वल्चर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लैक वल्चर दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। 4 स्पीड फॉर्मेशन यूज करने की वजह से लुयांग के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक वल्चर उस पर अटैक कर देता है। लुयांग एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियो क्यू वहां जाता है। उससे डरकर ब्लैक वल्चर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जियो क्यू उसे पकड़ लेता है। शी चेंग भी वहां जाता
जाता है। वो ब्लैक वल्चर से पूछता है कि तुम कौन हो और लुयांग पर अटैक क्यों कर रहे थे। लुयांग कहता है कि सेकंड निर्वाणा इमोर्टल है और इसका साथी फर्स्ट निर्वाणा इमोर्टल है। इन दोनों ने मिलकर मुझ पर अटैक किया था, पर फेंग बी ने इसके साथी को मारकर मुझे बचा लिया। ये बात सुनकर शीचेंग हैरान हो जाता है। इससे फेंग बी भी हैरान हो जाते हैं। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने एरू को मार दिया है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वान चाओ भी अपने साथी के साथ वहां जाता है। ब्लैक वल्चर को देखकर वो अपने साथी से कहता है कि मुझे लगता है कि यह डांगिंग डायनेस्टी का जासूस है, हमें इसे डराकर इससे पूछताछ करनी होगी, इसीलिए इसे अपने साथ ले चलो। लेकिन शीचेंग उसे रोक देता है। वान चाओ शीचेंग से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम इससे पूछ सकते हो कि क्या मैंने इसे ये सब करने के लिए कहा था। अचानक ब्लैक वल्चर के गले में बहुत दर्द होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।